हरिओम, राम राम, गुड इवनिंग। आपकी बहुत सारी समस्याएं थी। कईयों के फोन भी आए थे, क्या होगा क्या नहीं होगा। खूब सारे डाउट में थे। और तो जो डाउट वाले हैं उनको अपन आज क्लियर करते हैं कि भाई कैसा कौन सा क्वेश्चन डाउट का है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई 100% मेरा ही सही होगा, वो तो बोर्ड क्या मानता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अपने जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अपन जिस सामग्री को पढ़ते हैं, बच्चा जिस सामग्री को पढ़ता है भाई उसके लिए तो वो ही आधार है, उसके लिए तो वो ही आधार है। लेकिन कुछ ऑथेंटिक बुकें भी हैं जिनके अंदर भी दे रखा है, तो उनकी सबकी अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, आते अपन सबसे पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बहुत विवादास्पद रहा है ये। प्रभा एक सुशील कन्या है, ये वाक्य। प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष्य क्या है? विशेष्य क्या है? पहला ऑप्शन दे रखा है प्रभा, दूसरा दे रखा है कन्या, फिर है एक और सुशील। तो अब आपको विशेषण का पक्का पता चल गया कि सुशील जो है, सुशील जो है वो क्या बन गया? विशेषण बन गया। सुशील तो क्या है? विशेषण बन गया। अब कई बच्चे सोच रहे हैं कि प्रभा की बात हो रही है, कई बच्चे सोच रहे हैं कन्या की बात हो रही है। तो अब सीधी सी बांगा ठोक बात है कि सुशील के आगे एक तो प्रभा लगाओ, प्रभा, और इसी सुशील के आगे एक कन्या लगाओ। ठीक है, मोटा मोटा देखोगे तो सुशील प्रभा या सुशील कन्या, सटीक कौन सा बैठ रहा है? पहली बात तो यही है। अब इसके अंदर क्या है कि एक किताब है, उसके अंदर दे रखा है कि प्रभा सुशील कन्या है, प्रभा सुशील कन्या है। वहां पे एक नहीं दे रखा। यहां पे मेरे हिसाब से जो है वो कन्या जो है वो सही जाएगा। यहां पे जो कन्या जो है ना वो बिल्कुल सही उत्तर है। भाई प्रभा को मान रहे हैं कि बात प्रभा की हो रही है, लेकिन ऐसे लगा करके चेक करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार, सुशील कन्या, कन्या की विशेषता क्या होगी? सुशील है। अब इसको ऐसे देखोगे प्रभा की विशेषता क्या होगी? सुशील है। लेकिन ये एक है ना, ये आकर के थोड़ा सा गड़बड़ करेगा, तो यहां पे कन्या उत्तर सही जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये किताब है, विद्वान की है किसी की, और उसके अंदर ये वाक्य दे रखा है, यहां पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, प्रभा सुशील कन्या है। यहां पे कन्या को क्या माना गया है? विशेष से माना गया है, कन्या को विशेष से माना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। योग रूढ़ शब्द, ये भी बड़ा दिक्कत वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? अब योग रूढ़ तो आपको पता है, ये तो पक्का कट भी सकता है भाई, डिलेक्ट भी हो सकता है। योग रूढ़ क्या होते हैं कि वे शब्द जो कोई तीसरा अर्थ ग्रहण करते हैं, भाई कोई तीसरा अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, वो क्या होते हैं? योग रूढ़ होते हैं। तो देखिए यहां पे सबने एक दंत किया है, एक दंत भगवान गणेश जी के लिए रूढ़ हो गया है कि भाई एक दंत नाम आते ही गणेश जी का नाम आता है। लेकिन इसके ऊपर जो ऑप्शन दे रखा है वो आग बबूला दे रखा है। आग बबूला अर्थ के आधार पर तीसरा अर्थ लेगा, अर्थ के आधार पर तीसरा अर्थ लेगा। जैसे अपन कह सकते हैं कि क्रोधित या क्रुद्ध, क्रुद्ध आप कह सकते हो, भाई क्रुद्ध कह सकते हो, आपकी क्रुद्ध होता है। आग बबूला होना, क्रोधित होना या क्रुद्ध होना, तीसरा अर्थ तो ये भी निकल रहा है। तो यहां पे आग बबूला और एक दंत। बाकी सही जो पर्टिकुलर अपन मानते हैं वो कौन सा है? एक दंत ही है। भाई इसको देखते ना, तो ये एक दंत ही सही जाता है। इन दोनों में से भी यदि सही कौन सा है तो एक दंत है। लेकिन तीसरा अर्थ तो आग बबूला भी ले रहा है, तो यहां पे हो सकता है ये क्वेश्चन डिलेक्ट हो, बोनस दे, वो तो बोर्ड पे डिपेंड है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये जो योग रूढ़ शब्द है ना उसकी बात की गई है यहाँ पे। भाई पीताम्बर योग रूढ़ शब्द है, तीसरा अर्थ निकल रहा है। ऐसे ही आपको एक शब्द और दे रखा है, बहुत सारे शब्द हैं वैसे तो, रजनीचर दे रखा है, मुरारी दे रखा है, बहुत सारे शब्द दे रखे हैं। तो इनका क्या होता है? तीसरा अर्थ निकलता है। ऐसे ही एक दंत का तीसरा अर्थ निकलता है, ऐसे ही एक दंत है उसका तीसरा अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पे एक दंत सही होगा। अब देखिए इस चीज को समझिए, बहुत सारी गलती हो रही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भाई सही वाक्य कौन सा है? श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। भाई शब्द होता है अनेक, शब्द होता है अनेक। अब इसका अनेकों करेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि अनेक पहले से ही कह रहा है, तो इसका अनेकों करेंगे तो अनेकों शब्द गलत होता है। अपन ने शब्द शुद्धि में बहुत बार देखा है ये। फिर देखिए दूसरा है, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही है। यहां आपको थोड़ा सा कटपटा लग रहा होगा, लेकिन एक नियम है कि जब एक से ज्यादा करता हूं, जब एक से ज्यादा करता होते हैं
तो उन कर्ताओं में जो लास्ट का कर्ता होता है, लास्ट का कर्ता होता है, उसके लिंग के आधार पर क्रिया का लिंग निर्धारित होता है। भाई अंतिम जो कर्ता होगा उसका जो लिंग होगा उसके आधार पर क्रिया का लिंग निर्धारित होगा। बात नंबर 1। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि भाई एक से ज्यादा कर्ता आ रहे हैं तो क्रिया किसकी रहेगी? बहुवचन की प्रयुक्त होगी। तो देख लीजिए इसको, चल रही है तो बहुवचन में आ गई। बहुवचन कहां से दिख रहा है आपको? आपको ये जो टिमकी दिख रही है ना यहाँ पे, ये बहुवचन अपने को दिखा रहा है। ये टिमकी दिखा रही है कि क्रिया किस में है? बहुवचन में है। ठीक है, चल रही है, ये जो रही है ना, ये अंतिम कर्ता के अनुसार लिंग निर्धारित हो गया, एक बकरी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ना वो यही है। अब देखिए यहां पे बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है, तो ये तो आप खूब देखते हो, जांच की होगी आपने इसकी, तो इसकी बात चर्चा नहीं करना। यहां पे जो सही है ना वो यही है। यहां पे काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, नहीं है, गलत रहा है नहीं है, रही है। काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। यहां पे रहा है दे रखा था इसलिए ये गलत हो गया, यहां पे शस्त्र गलत हो गया, यहां पे अनेकों गलत हो गया। तो सही उत्तर कौन सा माना जाएगा? एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी। आगे के लिए भी ध्यान रखना इन चीजों को। मैंने क्या बताया है? मैंने बताया है कि जब वाक्य के अंदर एक से ज्यादा कर्ता होते हैं तो क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होगी, और जो अंतिम जो कर्ता होता है क्रिया का लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार आएगा। ये इसका नियम है, तो इसके आधार पर ये सही है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, हाँ यही था। देखिए इसके अंदर इसी का सॉल्यूशन दे रखा है। बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है, ऐसा कैसा किताब में उठाया गया है। तो यहां पे ये गलत वाक्य है, तो यहां पे क्या दे रखा है? बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, शुद्ध वाक्य ये है। फिर है एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। ठीक है, ये रहे हैं दे रखा है यहां पे, लेकिन अब इसका शुद्ध देखिए, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, ये रहा रही है। तो ये क्या हो जाएगा? यहां पे शुद्ध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं अपन। हाँ, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है वो पूछा है। मतलब यहां पे अपने को पुल्लिंग देखना है। तो पुल्लिंग आपने छांट दिया होगा, गुणवती पुल्लिंग है, नेत्री पुल्लिंग है, युवा आपने देखा होगा कि यार युवा तो पुल्लिंग है, ये गुणवती स्त्रीलिंग है, नेत्री स्त्रीलिंग है। युवा क्या है? पुल्लिंग लग रहा है। डिब्बा आपको क्या लग रहा है? पुल्लिंग लग रहा है। लेकिन आपने 9वीं से 12वीं तक की किताब पढ़ी है, उसके अंदर स्पष्ट दे रखा है डिब्बा, डिबिया। तो ये क्या है? पुल्लिंग डिब्बा है। ठीक है, युवा, युवा का स्त्रीलिंग हो जाएगा युवती, और इसके अंदर यदि आप मूल रूप निकालोगे तो इसका मूल रूप हो जाता है युवन। तो यहां पे क्या पूछा? यहां पे इन दोनों के अंदर ही क्या है? डाउट है। बाकी सही मानेंगे तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब को सही मानेंगे, उसके आधार पर क्या जाएगा? डिब्बा ही सही जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये देखो, ये 9वीं से 12वीं तक की किताब है, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, जो आप प्रत्येक बच्चे के पास होनी चाहिए। ये बहुत ही कारगर किताब है। इसी के अंदर देखा है, ये देखो डिब्बा, डिबिया। तो इसके आधार पर डिब्बा ही पुल्लिंग है, युवा पुल्लिंग नहीं माना जाएगा। चलिए ये देखो, युवक और युवती, युवा को नहीं माना है इस किताब के अंदर। किसको? युवा को नहीं माना है, युवक को पुल्लिंग माना है और युवती को स्त्रीलिंग माना है इस किताब के आधार पर। बाकी जैसे अपने पब्लिकेशन की किताबें देखते हैं उसके अंदर अलग अलग दे रखा है। चलिए, हाँ ये भी एक किताब है जिसके अंदर युवन, ये मूल शब्द देख रखा है युवन, युवा पुल्लिंग दे रखा है और युवती स्त्रीलिंग दे रखा है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब के अंदर युवा नहीं माना है, युवक को पुल्लिंग माना है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? भाई जातिवाचक से भाववाचक, तो देखिए मैं लिखता हूं, शायद तक आपको मेरे हिसाब से दिख रहे होंगे। हाँ दिख रहे हैं। तो देखिए यहां पे सबसे पहला क्या दे रखा है? मिठास दे रखा है। भाई मिठास है, तो मिठास को खोलोगे तो मीठा, मूल शब्द क्या रहा है? मीठा। मीठा क्या है? गुण है। तो ये क्या बन गया? विशेषण हो गया। ठीक है, इसके बाद में सजावट है, तो इसके अंदर क्या निकलेगा? सजाना। क्या निकलेगा भाई? सजाना। सजाना क्या है? ये क्रिया है। ठीक है, फिर इसके बाद में ये क्या है भाई? ये है ममता। तो इसके अंदर क्या हो गया? मम हो गया। मम क्या है? सर्वनाम है।
क्या है, सर्वनाम शब्द है। अब यहां पे बुढ़ापा है, बुढ़ापा के अंदर से मूल रूप शब्द निकालोगे तो क्या हो जाएगा, बूढ़ा। अब बूढ़ा क्या है, बूढ़ा सर्वनाम भी है और बूढ़ा विशेषण का काम भी करेगा, लेकिन वो वाक्य के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे बूढ़ा आदमी, आदमी की विशेषता हो गई तो ये क्या बन गया, विशेषण बन गया। अब देखो इसके आधार पर उत्तर ये ही सही है, बुढ़ापा ही सही है, क्योंकि विशेषण का काम नहीं करेगा। यहां पे क्या पूछ रहा है, जातिवाचक से भाववाचक, तो देखिए ये क्या है, ये गुणवाचक है, विशेषण हो गया। सजाना ये क्या होगी, क्रिया होगी। मम क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो बच गया एक, तो इसके आधार पर ये ही होगा। यदि वाक्य के अंदर देकर के पूछता आपको तो यहां पे ये विशेषण का काम भी कर सकता था। तो यहां पे ये दिक्कत हो रही है कि ये तो कुछ विद्वान मान रहे हैं कि ये तो विशेषण है, कुछ मान रहे हैं कि सर्वनाम है, बल्कि इन ऑप्शनों के आधार पर इसका उत्तर ये ही करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये इसी का विश्लेषण है। ये देखो क्रिया का क्वेश्चन, ये बिल्कुल ही गलत होगा। निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है, तो देखो क्रिया एक अविकारी शब्द है, बिल्कुल सही बात है, विकारी शब्द है क्रिया, यहां पे दे रखा है अविकारी है। विकारी शब्द चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो क्रिया विकारी शब्द है, ना कि अविकारी, तो उत्तर ये सही हो गया। फिर देखिए क्रियाएं धातुओं, संज्ञा और विशेषण शब्दों से भी बनती है, बिल्कुल सही बात है। ये तो सही बात है कि धातु से भी क्रिया बन सकती है, संज्ञा से भी क्रिया बन सकती है, सर्वनाम से भी क्रिया बन सकती है, विशेषण से भी क्रिया बन सकती है। नाम धातु क्रिया आपने पढ़ी होंगी, नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाएगी, नाम धातु कहलाएगी। उसकी डेफिनेशन को ही तोड़ मरोड़ करके दिया है यहाँ पे। रचना की दृष्टि से ये देखिए, ये यहाँ पे गलत है। रचना की दृष्टि से अकर्मक और सकर्मक दो भेद होते हैं, नहीं साहब, ये अकर्मक और सकर्मक किसके आधार पर होते हैं, कर्म के आधार पर होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शन गलत है, दोनों ही ऑप्शन गलत है। अब बोर्ड कौन सा मानता है, या तो ये क्वेश्चन डिलेक्ट होगा, दोनों ही गलत है। ये भाई पहला अविकारी शब्द दे रखा है, दूसरा रचना की दृष्टि से क्रिया के अकर्मक सकर्मक, ये कर्म के आधार पर होते हैं, ना कि रचना के आधार पर। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर एक किताब है, उसी किताब का जिक्र करेंगे, वहां पे दे रखा है रचना के आधार पर सकर्मक अकर्मक क्रिया होती है। अब क्या मानता है बोर्ड, बोर्ड मानेगा तो किसको मानेगा, माध्यमिक किताब को ही मानेगा। इसके अंदर देखिए ये भी बड़ा डाउट सवाल है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है, तो असंगत युग्म कौन सा है, कोस, कोण, घोड़ा, काष्ठ, काठ, अरिष्ट, रीठा। अब देखो यहां पे ये बिल्कुल असंगत है, कोणा नहीं होता, ये तो गलत है। ठीक है, ये सही है, ये सही है, और यहां पे ये भी गलत है, क्योंकि अरिष्ट नहीं होता, अरिष्ट होता है, अरिष्ट नहीं होता है, शब्द क्या होता है, अरिष्ट होता है। यहां पे ठ दे रखा है, इसलिए ये भी गलत है। तो ये भी क्वेश्चन शायद तक काटेंगे, इसको भी रिलेक्ट करेंगे। तो यहां पे ये क्वेश्चन कट सकता है। भाई 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कटेंगे। चलिए नेक्स्ट पे अपन बात कर लेते हैं। अच्छा ये किताब है, इसके अंदर दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है कि भाई ये आर.के. मैया सर की है, उसके अंदर दे रखा है गरिष्ठ, ये अपना शब्द है ना अरिष्ठ, ये उसके अंदर शब्द दे रखा है, लेकिन वो गलत है मेरे हिसाब से। भाई मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि जहां तक हमने पढ़ा है अरिष्ट ही पढ़ा है, अरिष्ट, क्योंकि इसकी व्याख्या आपको हर जगह हर किताब के अंदर मिल जाएगी कि ठ कहां आता है, ट कहां आता है, हर के अंदर इसकी व्याख्या आपको मिल जाएगी। तो वहां पे आप आराम से चेक कर सकते हो। देखिए यहां पे ये है कौन, कोना, क्रॉस, कोस होता है इसका, भाई क्रॉस दे रखा है ना अपने को, उसका होता है कोश। अब ये देख लीजिए ट वाले वो ट वाला विवरण है ना, ठ आएगा ट आएगा। तो ये देखिए ऐसे शब्द जिनमें ट अल प्राण ध्वनि का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब ट कहां आएगा और ठ कहां आएगा, ये दो देखिए, इन शब्दों को आप आराम से देख लीजिए। यहां पे दे रखा है ठ वाले श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, कनिष्ठ, ज्येष्ठ, वरिष्ठ, गरिष्ठ, स्वादिष्ट, कुष्ठ, पुष्ट, बलिष्ठ, सत्यनिष्ठ, निष्ठा, ये ठ वाले हैं। बाकी क्या है, इसके अंदर भी दे रखा है ये रहा अनिष्ट, ये देखो ये यहां पे अनिष्ट लिख रखा है, ये अनिष्ट दे रखा है, वहां पे अनिष्ट था, अनिष्ट ठ था, बल्कि शब्द क्या है ये अनिष्ट है, इसलिए ये गलत है। तो वो क्वेश्चन गलत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? नहीं है तो कलेजे पर सांप लौटना, आपको सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि ईर्ष्या करना। यहां पे क्या दे रखा है? नफरत करना दे रखा है, तो ये गलत है। बाकी नब्ज पहचानना, स्वभाव जानना, देवता कूच करना, घबरा जाना, बिल्कुल सही बात है, घबरा जाना। कूच करना उसका मतलब होता है चले जाना। भाई एक शब्द एक और आता है कूच करना, कूच करना, तो इसका तो मतलब क्या होता है? जाना, चले जाना। और ये क्या है? देवता कूच कर जाना, मतलब घबरा जाना। और आगे है अंगारों पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना। तो ये सारे सही हैं, यहाँ पे ये ही गलत है, यहाँ पे ईर्ष्या होना चाहिए था, तो असंगत यही है। इसके अंदर कुछ विद्वान ये भी मान रहे हैं, ये देवता कूच करना इसको भी मान रहे हैं, लेकिन ये गलत है। शब्दकोश के अंदर देखोगे, भाई शब्दकोश के अंदर देखोगे आपको स्पष्ट ये एग्जांपल मिल जाएगा। शब्दकोश भी है यहाँ पे, लेकिन ये आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। देवता कूच करना यहाँ पे है होश हवास खो जाना, इस टाइप से लिख रखा है। फिर है, अच्छा ये क्वेश्चन है ना, इसके अंदर देखिए 25% आरक्षित सीटों में से खालिस्तान सीट अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त, अपन बोलते हैं ना वंचित बच्चे, उनकी बात के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है। तो देखिए 7.5% एससी के लिए, 1.5% एसटी के लिए और 16% असुविधाग्रस्त बच्चों के लिए। तो यहां पे ये 16% बिल्कुल सही है। चलिए ये देखो इसका विवरण, ये हिंदी वाला, अच्छा हिंदी वाला नहीं है, ये इंग्लिश के अंदर ये इसका विवरण है, गूगल पे भी आप आराम से चेक कर सकते हो इसको। हाँ, ये एक शिक्षण विधियों वाले क्वेश्चन में बहुत ही गड़बड़ चल रही है। यहाँ पे देखिए ये दे रखा है कि कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि से किया जाता है? तो इसका जो उत्तर है ना वो साहचर्य विधि ही है, लेकिन कहीं कहीं किसी किताब के अंदर मोंटेसरी विधि को ही साहचर्य विधि कहा जाता है, ये भी लिखा हुआ है। तो ये भी बड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड मानेगा तो इसको ही मानेगा साहचर्य विधि, क्योंकि इसके अंदर बच्चों को कोई सामग्री होती है, कोई कार्ड होते हैं, कार्ड जो सामग्री है उसके नाम की उसके सामने रख देते हैं, फिर उस सबको एक जगह करके बच्चे को कहते हैं कि भाई इनके जो नाम है, जो सामग्री है उसके नाम की वो प्लेट लगाओ। तो ये साहचर्य विधि के अंदर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसी साहचर्य विधि का ही दे रखा है ये। फिर है बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? देखिए बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की 1942, बिल्कुल सही बात है। एक है बीकानेर लोक प्रजा परिषद, उसकी हुई है 1936 के अंदर। भाई बीकानेर राज्य प्रजा परिषद और बीकानेर लोक प्रजा, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद इसकी तो 1942 में, और बीकानेर लोक प्रजा परिषद उसकी 1936 में। तो स्पष्ट है इसका उत्तर क्या है? 1942 है। और इसको देखो तो ये इसका भी शायद उल्लेख है, ये लो जी, ये दे रखा है कि 22 जुलाई 1942 को रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की थी, स्पष्ट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त ना हो तो इसमें देखता हूं, खालिस हो तो उन्हें खालिस्तान वर्गों से भरा जा सकता है, ये क्वेश्चन है। तो इसके अंदर भी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, इसके अंदर कोई क्या मान रहा है, कोई क्या मान रहा है, कोई क्या मान रहा है। भाई सबके उत्तर अलग अलग है, और ये अपने को कहीं मिलता भी नहीं है। कुछ अन्य पिछड़ा वर्ग मान रहे हैं, कुछ सामान्य वर्ग मानते हैं, कुछ अनुसूचित जाति मानते हैं, कोई क्या मान रहा है, कोई क्या मान रहा है, लेकिन इसका भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है कहीं पे भी। ये क्वेश्चन भी अपना कटेगा। तो 4 या 5 क्वेश्चन है ऐसे जो डाउट वाले हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1952, बिल्कुल राइट आंसर है ये। 1952 के अंदर सीबीएसई की स्थापना की गई थी। 62 के अंदर इसका मुख्यालय किया गया था। 1962 के अंदर इसका मुख्यालय कहां लाया गया था? दिल्ली के अंदर। चलो ये तो नॉर्मल सा था, लेकिन फिर भी कोई 53 मान रहा है, कोई 52 मान रहा है, लेकिन 52 सही है इसका। ये लो गूगल पे सर्च करके देखना, स्पष्ट लिखा है 1952 में इसका वर्तमान नाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कर दिया, सीबीएसई। पहले नाम क्या था? पहले नाम था ये रहा, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल
और इंटरमीडिएट एजुकेशन, ये था, जिसको नाम बदल करके क्या किया गया, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ये गूगल की जानकारी है, ये ही सही है। 1952 के अंदर मैंने बता दिया, दिल्ली मुख्यालय कर दिया गया था। यहाँ ये देखिए, ये जनसंख्या वाला क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर क्या मिस्टेक है भाई? मिस्टेक ये है कि यहाँ पे तो अपने को परसेंटेज दे रहा है और हिंदी वर्जन के अंदर परसेंटेज नहीं है। तो परसेंटेज प्रतिशत के आधार पर तो कोटा है, प्रतिशत के आधार पर शहरी जनसंख्या कहाँ की ज्यादा है, कोटा की है। लेकिन सीधी सीधी बात करता है तो जयपुर की है। लेकिन अपनी 8वीं की किताब है भाई, अपनी 8वीं की जो किताब है उसके अंदर सीधा सीधा ही जयपुर दे रखा है भाई, सॉरी कोटा दे रखा है उसके अंदर भाई, प्रतिशत नहीं लिख रखा, वहां पे सीधा ही कोटा दे रखा है। तो इसका उत्तर कोटा ही जाएगा, आप निकाल के देखना, 8वीं किताब के अंदर दे रखा है। फिर राजस्थानी में रामायण रचनाकार है। तो देखो राजस्थानी में रामायण, अब राजस्थानी के अंदर रामायण जो है इसकी रचना 3-4 व्यक्तियों ने की है, 3-4 विद्वानों ने की है। एक तो नाम बोलूं मैं, हनुवंत सिंह किंकर, हनुवंत सिंह किंकर की है, ठीक है। जेएन के अंदर पूछा हुआ है जो समय सुंदर की है, समय सुंदर को जेएन के एग्जाम के अंदर पूछा था। और एक है मेघाजी। तो यहां पे स्पष्ट हो गया भाई, देखो रामायण की राजस्थानी के अंदर जो रचना करने वाले हैं वो ये लोग हैं, हनुवंत सिंह किंकर हैं, समय सुंदर हैं, ये एग्जाम के अंदर पूछ चुका है ये, और मेघाजी। अब देखिए यहां पे हनुवंत सिंह भी नहीं है, समय सुंदर भी नहीं है, तो उत्तर क्या गया यहाँ पे, मेघाजी गया। कोई क्या मान रहा है, कोई क्या मान रहा है, कोई कह रहा है कि गलत होगा, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। भाई राजस्थानी में रामायण की जो रचना की है 3 विद्वानों ने की है, तीनों में से देख ली किसका नाम है, ये अपने को पूछ चुका है जेईएन की एग्जाम के अंदर। अब की बार मेघाजी पूछ लिया, हो सकता है आगे हनुवंत सिंह किंकर पूछ ले। चलिए नेक्स्ट, हाँ कोबाल में को का अर्थ क्या होता है, तो कॉमन ओरिएंटल होता है, ओरिएंटेड होता है ना। यहाँ पे देखो बिजनेस ये जो दे रखा ना, ये ओरिएंटेड, ये तो यहाँ पे ये जो बी वाला जो ऑप्शन था ना वो सबसे सही उत्तर है। कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे, सबको पता है दौलत सिंह कोठारी हैं, जो ऑप्शन में नहीं है। भाई कोठारी आयोग का अध्यक्ष कौन है, दौलत सिंह कोठारी, यहाँ पे कहीं पे है ही नहीं। लक्ष्मण सिंह, दातार सिंह, प्रभुदान सिंह और स्वामी सिंह, तो दौलत सिंह कोठारी कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो इसका ऑप्शन ही गलत हो गए, ये क्वेश्चन कटेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, 8-10 क्वेश्चन थे, जिसको लेकर के अपन ने बहुत सारी वो द्वंद्व था अपने अंदर, तो इनको देख लीजिए। और नेक्स्ट वीक के अंदर आंसर की आ ही रही है, फाइनल क्या माना जा रहा है, काटा जा रहा है या किसको माना जा रहा है। तो गलत माना गया तो उसके अंदर ऑब्जेक्शन लगाएंगे, ठीक है। तो ये आज के जो हिंदी के डाउटफुल जो क्वेश्चन थे उनकी मैंने बात की है। कुछ विद्वान और क्वेश्चनों में मान रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट वाली बातें नहीं है, वो चीजें स्पष्ट हैं। हाँ कुछ चीजों के अंदर है, 2 क्वेश्चनों के अंदर तो आपको दिख गया होगा कि हाँ भाई ये वाला तो स्पष्ट ही है। एक तो वो क्रिया वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर हर कोई कह सकता है, ठीक। तो इसके बाद में अपन मिलेंगे। नेक्स्ट एक सूचना और है आपके लिए, सोमवार से आपकी एमसीक्यू बैच जो है यूट्यूब पे वो आने वाला है। ऐप के अंदर कंटिन्यू क्विज डाली जा रही है, ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से वो क्विज कीजिए। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने भी एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है उनकी क्विज चल रही है दक्ष एकेडमी उदयपुर ऐप के अंदर, ठीक है। अपन मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।